अब सेल्फ डिक्लेयर्ड है डिप्टी सीएम। वो कर्पूरी ठाकुर जी को विचार को लेकर चलते हो, 37% की आबादी हो, उनको बिहार में डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? मुकेश सहनी पूरा सीना ठोक के जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। वो भी हो जाएगा। डिप्टी सीएम सिर्फ गठबंधन की सरकार अगर आती है तो सिर्फ एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे? अभी तक तो एक ही होंगे। दूसरा भी एक टेंटेटिव अरेंजमेंट करके चलते हैं कि अगर यहाँ कुछ हुआ तो हम सेट फिर ऐसे लगा लेंगे। साथ समाज को जब तक उचित अधिकार नहीं बनेगा, बिहार में लड़ाई है। सीएम अगर तेजस्वी जी होंगे तो डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी को होगा, अगर नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा, होगा तो दोनों होगा, और जब दोनों नहीं होगा तो सरकार तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बनेगा। ये पार्टी इतनी लड़े, ये पार्टी इस झंझट पे ना रहे, विनिंग कैंडिडेट किसके पास है, कौन कौन कैंडिडेट है, और उस मुताबिक सीटों का बंटवारा हो। कि हमारे गठबंधन में लड़ाई नहीं है, एनडीए में इसकी लड़ाई है। एक फिल्म आई थी ना, गाना था कि दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, तो एमएलए बिकता है, हमारे दुकान में इतने एमएलए हैं बोलो बिकता है। अब भाजपा अकेला देश में सिंगल पार्टी है जो विधायक को खरीदता है, इसलिए हम लोगों को ये भी तो देखना ये है मैं मान कि के बिके नहीं, हाँ। ऐसे कैंडिडेट को देना है। हाँ, मतलब नॉन बिकाऊ। हाँ, वीआईपी की क्या इच्छा है? वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और 60 सीट पर हम लोग लड़ सकते हैं। चिराग पासवान की जो एक्टिविटीज हैं उनको देख के आपको क्या लगता है? वहाँ अमित शाह जी जो फाइनल कर लेंगे वो चिराग जी को मानना है। चिराग पासवान तो बाहर वाले दांत हैं हाथी के, अंदर वाले तो उनको देखिए ना जो अरुण भारती बोलते हैं। सिर्फ सीट बढ़ाने के लिए सोच रखे हैं, बाकी वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, वहाँ सटल है। क्या दिल्ली और बिहार में वो सिमिलैरिटी है थॉट में, या आपको लगता है नहीं बिहार इज डिफरेंट? 100% जमीन आसमान का फर्क है दिल्ली और बिहार। प्रशांत किशोर जिस तरीके से टकरा रहे हैं, दिलीप जायसवाल से टकरा रहे हैं, अशोक चौधरी से, है ना, मंगल पांडे, एकदम हेड ऑन कॉलिजन वाली है। 5% वोट आया, कहाँ 42-43% आ जाएंगे। बीजेपी को साइड लाइन कर दीजिएगा, महागठबंधन को साइड लाइन करके आगे चले जाएगा। आपके यहाँ लंबी लिस्ट है तो टिकट तो एक को देंगे, बाकी 2 नंबर से 10 नंबर वाला भी तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगा। हाँ, वो लड़ेंगे तो वही वहां पे होगा कि उस व्यक्ति में दम होगा। हाँ। प्रशांत किशोर जी के पास दम नहीं होगा। प्रशांत किशोर का फायदा और नुकसान किसको होगा? पहले उन किस कैंडिडेट को दे लड़ाते हैं उसके ऊपर हम आकलन कर सकते हैं कि एज अ पार्टी नहीं, पार्टी नहीं। स्वराज या प्रशांत किशोर नहीं। जन स्वराज जो है एज ए पार्टी नहीं, कैंडिडेट होगा उसके ऊपर होगा कि हम चुनाव वहाँ हारेंगे या जीतेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट से बात हो रही है। 100%। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी बिहार पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल, बिहार चुनाव 2025 स्पेशल। अब तीखे वीखे मैं जानबूझ के रख देता हूँ नाम में ही, मेहमानों को कंफ्यूजन ही ना रहे कि आम, लीची, अमरूद, केला इसकी बात होगी। जब बात होगी तो नीम के पत्ते की, करेले का जूस, और वैसे भी मेहमानों के लिए ठीक है, चुनाव का वक्त है, बीपीसीपी कंट्रोल में रहता है। आज जो मेहमान आज के इस एपिसोड में तीखे सवालों का सामना करेंगे, पिछले कई वर्षों से उनकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। बॉलीवुड रिटर्न है, जलवा रहा है बॉलीवुड में, सन ऑफ मल्लाह के नाम से बड़े पॉपुलर हुए, वीआईपी पार्टी है, पिछली बार एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, इस बार गठबंधन से मोह भंग होने के बाद मतलब एनडीए से मोह भंग होने के बाद महागठबंधन में शामिल, और स्वघोषित तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वो इतने दबंग हैं, नाम समझ गए, मुकेश सहनी। बहुत बहुत स्वागत है। तो सहनी जी, मतलब आप तो खेवनहार हैं, है ना, तो एडवर्स सिचुएशन में भी नाव खेते रहे हैं, अब सेल्फ डिक्लेयर्ड है डिप्टी सीएम। नहीं, देखिए, बिहार में पिछले 11 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और बिहार में फिशरमैन कम्युनिटी जो मल्लाह जो है, जो कभी भगवान को, राम जी को भी पार लगाए थे, उसी केवट के वंशज हम हैं। और बिहार में हमारी आबादी जो अभी बिहार में जाति आधारित गणना जो कराए गए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कराए हैं, तो उसमें
क्लियर है, हम 22 उपजाति से जाने जाते हैं। मल्ला मतलब सहनी, केवट, विंद, चौहान, ये सब हम लोग निषाद के ही उपजाति है, और इसमें बेटी रोटी का संबंध होता है, एक दूसरे के पारिवारिक संबंध है हमारा। और ये बिहार में 10.5% है, जबकि मेरा क्लेम है 12%, लेकिन सरकार का आंकड़ा जो है वो 10%, 10.5% है। उसके बाद हम जो चंक से आते हैं, अति पिछड़ा, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जिनको बनाया है, उस क्लस्टर से हम आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 37% है। तो निश्चित तौर पे जब इतनी बड़ी आबादी है, एक मल्ला समाज से आते हैं, जो हमारी खुद की आबादी 10.5% हो, और जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेके चलते हो 37% की आबादी हो, उनको बिहार में डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बिहार में एक जो हमारे पास जनाधार है, वोट है, उसके अनुकूल बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। और जब बनना है तो 1 नंबर की कुर्सी जो है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और सेकंड नंबर का कुर्सी जो है अति पिछड़ा के नाते वीआईपी पार्टी का होगा। इसलिए मैंने कहा ना, जब आपको इंट्रोड्यूस किया कि दबंग है, कोई डरना फरना नहीं है ना। अभी महागठबंधन में मतलब सीएम कौन होगा, ठीक है, अनऑफिशियली सब लोग समझते हैं। जब मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी जब इंटरव्यू कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 2020 के आसपास होगा, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है। गठबंधन में एक आदमी है, मुकेश सहनी, है ना, जो पिछली बार जैसे भगवान श्री राम का मतलब पार लगाया था, तो पिछले बार एनडीए का पार लगाया, इस बार आप इधर उस भूमिका में हैं। तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी पूरा सीना ठोक के जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। वो भी हो देर जाएगा। क्यों हो रही है? वो भी देखिए, अभी चुनाव का समय भी है, और सब चीज़ एक रणनीति के तहत होता है। और कोई भी किसी भी पार्टी का जो पॉलिसी है, एक समय के अनुकूल वो रिवील होगा, लोगों के बीच में जाएंगे। पहले जाने से थोड़ा संशय पैदा हो जाता है, फिर बहुत सारे चीज़ें होता है। तो लालू जी को बताना नहीं पड़ेगा कि किस चीज़, क्या चीज़ किस समय में प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है। तो वो समय होगा, प्रोजेक्ट होगा। और जैसे अभी जैसे सीएम का चेहरा की बात है, तो वो भी नहीं हो रहा, लेकिन मोटा मोटी 2020 में हुआ तो अभी भी होना है। लेकिन एक महागठबंधन का जो एनडीए महागठबंधन जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी उनका बना, उनका एक अपना मर्यादा है। हम कितना, वीआईपी पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, आरजेडी कितना लड़ेंगे, वो उसी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से तय होगा। सीएम फेस कौन होंगे, डिप्टी सीएम फेस कौन होंगे, वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म से ही एक साथ में तय होंगे। तो होना तो है ही, और हम ही लोग लीड कर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ा होने के नाते एक जो हमारे पास वोट बैंक है, आपने बिहार में हमने 3 बार उपचुनाव लड़ा बिहार में, अकेले अपने दम पर। और अकेले अपने दम पर हमने अपने आप को साबित किया कि मेरे पास वोट कितना है। 25,000 कहीं पे हमने वोट लाया, कहीं पे 30,000 वोट लाया, कहीं पे 10,000 वोट लाया, और हमने साबित किया कि बिहार में अगर कोई भी पार्टी अकेले अगर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ आरजेडी और बीजेपी को अगर छोड़ दे, तो इस 2 दल के बाद अगर किसी एक व्यक्ति के पास अगर ताकत है, एक पार्टी के पास ताकत है, तो वो वीआईपी पार्टी के पास ताकत है। इसे मैं बोल नहीं रहा, ये चुनाव आयोग के वेबसाइट पे ये डाटा भी उपलब्ध होगा, वहां पे जाके देख लीजिए। पिछले 5 सालों में जब सिंगल पार्टी अकेले चुनाव लड़े, उसमें कांग्रेस पार्टी भी लड़े चुनाव, एलजेपी भी चुनाव लड़े, कई दल, मांझी जी की भी पार्टी चुनाव लड़े, वीआईपी भी लड़े। लेकिन अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा वोट अगर किसी पार्टी को अगर अकेले अपने दम पे आया है तो वो वीआईपी पार्टी का है। तो ये बोलने वाली बात नहीं, वो तो हमने करके दिखाया है। और हमारा वोट ट्रांसफर होने वाला है। पिछली बार हम महागठबंधन के हिस्सा में थे, 2019 में महागठबंधन में थे, 2020 में भी महागठबंधन में हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन यही चीज़ को लेके, डिप्टी सीएम 25 सीट को लेके थोड़ा अनबन हुआ, और उस समय हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए के साथ जुड़े, और एनडीए के साथ जुड़े तो उनकी सरकार बना। और सरकार बनने के बाद भी बहुमत जो है हम लोगों के पास मात्र 125 सीट का बहुमत आया, और 4 विधायक अगर उससे निकाल दीजिए तो 121 होगा, और 121 में सरकार नहीं बनना था। एक मछुआरा मल्ला का बेटा ने वो बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम समर्थन उस समय नहीं देते, 4 विधायक लेके किधर साइड हो जाते, तो बिहार में सरकार नहीं बनता। तो सरकार जो भाजपा के पास जो बिहार के सबसे बड़ी पार्टी अगर बना, तो वीआईपी पार्टी का देन है। और 125 का अगर बहुमत तक हम लोग गए, बहुमत अपनी पार किए, तो वो भी वीआईपी पार्टी का देन था। तो ये ताकत हमारा है। और यही सोचकर भाजपा ने सोचा कि एक बिहार में एक बड़ा फिगर जो है अति पिछड़ा से लीडरशिप खड़ा हो जा रहा है, जिसको बरसों से हम अपने पैरों तले दबा के रखे, कुचल के रखे हैं, और इसमें से एक लीडर खड़ा हो रहा है, सन ऑफ मल्ला। इनको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये भविष्य में ये बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। और उसके तहत उन्होंने हमारे पार्टी को, पहले तो उन्होंने
कहा कि आप पार्टी को मर्ज कर लीजिए, विलय कर लीजिए। हमने कहा ये पार्टी हम मर्ज नहीं करेंगे, ये पार्टी मेरा नहीं है, बिहार के लाखों निषाद ने इस पार्टी को बनाया है और ये पार्टी पे सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, ये पार्टी बनने का एक उद्देश्य है, पार्टी बनने का भी उद्देश्य है कि 2018 में हमने जब पार्टी बनाया तो हमारी लड़ाई, जो मुख्य लड़ाई है 2014 से लड़ाई जो लड़ रहे हैं, वो निषाद समाज को, फिशरमैन कमेटी को आरक्षण दिलाना चाहते हैं एससी का। क्योंकि बंगाल में निषाद समुदाय के सभी 22 उपजाति को, बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, सभी को एससी का आरक्षण का दर्जा मिल रहा है। यहाँ तक दिल्ली में भी निषाद को एससी का दर्जा मिला है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। लेकिन हमारा मानना है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, उस पे तो भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो नहीं मिल रहा था, इसी को लड़ाई लड़ने के लिए हम रोड पे उतर कर लड़ाई लड़ते लड़ते हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। क्योंकि नेता जो है वादा करते थे चुनाव के समय, और वादा जब चुनाव खत्म हो जाता तो वादा भूल जाते थे। तो मेरा मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें शक्ति दिया कि विधायक सरकार बनाने के लिए पैसे की जरूरी नहीं है, वोट की जरूरी है। अब वोट जब हमारे पास स्वयं है तो हम किसी के पीछे क्यों घूमेंगे। हम अपनी पार्टी बना के और 2019 से हम चुनाव लड़ना चालू किए। हमने कहा पार्टी विलय करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन आप लागू कीजिए। रिजर्वेशन नहीं लागू कीजिएगा तो हम पार्टी विलय नहीं करेंगे। अंततः ये हुआ कि हमारे चारों विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, और चारों विधायक को खरीदने के बाद वो सरकार से हमको बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वहां से हमको बाहर कर दिया गया। तो 2022 से हम लगातार बिहार में अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2025 का चुनाव जो है निर्णायक भूमिका में है। बिहार के निषाद, फिशरमैन कम्युनिटी, अति पिछड़ा समाज और मजबूती से ये वोट पहले लालू जी के साथ हुआ करता था, और 2005 के बाद ये वोट जो है शिफ्ट हुआ नीतीश जी और बीजेपी के बीच में। और उसके बाद जब से हम आए 14 से, उसके बाद ये वोट को लेकर हम काम कर रहे हैं। और आज मूलतः ये वोट जो है वीआईपी के पास है, और वीआईपी मतलब एनडीए से निकलना। आप समझ लीजिए कि इसका ताकत जो है 10%, 10.5%, पोलिंग कैपेसिटी 8% है। अगर वहां से 8% निकल के महागठबंधन को जुड़ता है तो इनको 16% का फायदा होगा, उनको 16% का नुकसान होगा। तो इस बार सरकार बनना है, और जब सरकार बनेगा तो डेफिनेटली है कि 2 नंबर का कुर्सी पे अति पिछड़ा का बेटा, एक मल्ला का बेटा हो तो कितना अच्छा बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत होगा। ठीक है, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए जब सीटों का की घोषणा होगी ऑफिशियली, है ना, सीएम चेहरे की होगी, तो क्या डिप्टी सीएम भी है इस बार पॉलिसी आप लोगों की रणनीति में? जैसे अमूमन हम सीएम करते हैं, क्या डिप्टी सीएम के भी नाम नहीं, की ये भी आधिकारिक पॉलिसी में, घोषणा होगी ये भी कि हमारी पॉलिसी में है। सरकार बनेगी तो ये हाँ, सीएम, ये ये डिप्टी भी सीएम? पॉलिसी है। जैसे हमारे घोषणा पत्र होंगे उसी तरीके से सीएम का चेहरा का घोषणा होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी घोषणा होगा, कौन पार्टी कितने सीट लड़ेंगे उसकी भी घोषणा होगा। ये तो क्लियर डिप्टी है। सीएम सिर्फ गठबंधन की सरकार अगर आती है तो सिर्फ एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे? अभी तक तो एक ही होंगे। अच्छा, अभी अभी तक तो एक ही है। कोई पार्टी इस पे नहीं बात किए हैं, कोई डिमांड नहीं किए हैं। और सीएम के लिए भी कोई डिमांड नहीं किया। एक ही सीएम के लिए डिमांड है, तेजस्वी जी का और राष्ट्रीय जनता दल का। तो हम मान के चल रहे कि सीएम तेजस्वी जी होंगे। डिप्टी सीएम के लिए भी कोई डिमांड नहीं किए। लेफ्ट तो सरकार में रहते ही नहीं है, तो लेफ्ट का तो कोई डिमांड ही नहीं है। वो मंत्री भी नहीं बनते हैं, ना सरकार में रहना चाहते हैं। वो बाहर से उनका समर्थन होता, तो वहाँ से तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। रहा कि कांग्रेस से, तो कांग्रेस से भी अभी तक ऐसा कोई डिमांड नहीं है। अगर कांग्रेस करेंगे तो सेकंड डिप्टी सीएम क्या होगा उस पर विचार होगा, कौन होंगे। तो सबसे एक मान लीजिए अगर कांग्रेस का है तो एक डिप्टी सीएम कांग्रेस से भी हो सकता है। अभी जब चर्चा ही नहीं है तो उस पर बात करना कुछ उचित नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो उसके लिए एक भी, सीएम एक डिप्टी सीएम। हाँ, एक डिप्टी कांग्रेस सीएम की और तरफ डिप्टी से कोई डिमांड नहीं है सीएम नहीं है। डिप्टी सीएम हाँ, कुछ भी उनके नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे लड़ना है, उनका डिमांड ये है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो डिमांड पूरा करेंगे। आप तो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं, गहरा नाता है आपका, है ना, बड़ा बड़ा सेट बना देते हैं। तो बॉलीवुड में आपने देखा होगा एक फूल दो माली, वन साइडेड लव, नहीं कई सारी फिल्में आई हैं ना। ये जो दिल में मोहब्बत है आपकी गठबंधन के लिए, है ना, और जिस तरीके से एनडीए में आपकी पार्टी को तहस नहस किया, है ना, 4 एमएलए चले गए उधर छोड़ करके, मान लीजिए इधर कहीं अगर दिल पे कुछ लगा, है ना, इश्क में, तो पता है ना आपको कई बार झटका भी लगता है। और वो डिप्टी सीएम वाला मान लीजिए कि अभी घोषणा नहीं हुआ, वो झटका लगा, तब फिर मुकेश साहनी जो हैं वो कौन सा गाना गाएंगे? इश्क का मारा बेचारा। क्योंकि सम पॉलिटिक्स है ना, संभावना बनी रहती है। उसके लिए भी इंटरनल पॉलिसी बन चुका है। और अगर पे अभी हम लोग ना जाए, ठीक है,
और लेकिन इसके लिए भी हमने सोच के रखा है भविष्य में क्या होगा, क्योंकि हम वो शख्स है कि हम जब बॉम्बे गए, हाँ। मजदूरी की, मजदूरी के बाद हमने बेहतर मुकाम हासिल किया, और उसके बाद हमने पहली बार 2001 में एलआईसी हमने बनाया कि 20 साल आगे का फ्यूचर के प्लानिंग हमने किया था। हाँ। तो निश्चित तौर पे जिंदगी में जब हम 20 साल, आज नहीं, आज से 20-25 साल पहले कि 20 साल फ्यूचर का आगे का प्लानिंग हम कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे अभी हमारे मतलब ईश्वर करे हाँ कि आपकी मोहब्बत पे रंग चढ़े, हाँ है ना। तेजस्वी जी का नाम बतौर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे घोषित हो, आपका डिप्टी सीएम, है ना। लेकिन जैसे आप बॉलीवुड में सेट बनाते हैं ना, तो एक सेट बनाया तो आप दूसरा भी एक टेंटेटिव अरेंजमेंट करके चलते हैं कि अगर यहाँ कुछ हुआ तो हम सेट फिर ऐसे लगा लेंगे। नहीं, ये क्लियर है। देखिए, जब तक अति पिछड़ा समाज को, निषाद समाज को जब तक उचित अधिकार नहीं बनेगा, बिहार में लड़ाई है। वन साइडेड चुनाव कोई नहीं कह सकता कि वन नहीं, मैं साइडेड तो है। इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि और यहाँ जैसे पे आप एलआईसी हाँ, कर लिए थे कि तो अगला यहाँ पे 20 क्या साल, है कि तो यहाँ वाला एलआईसी मैं, पॉलिटिकल मान एलआईसी लीजिए कुछ कि किया कि नहीं सीएम का किया चेहरा आपने? फेस नहीं कर, मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो हमारी सरकार नहीं बनेगा। हाँ। अगर मैं सीएम का फेस अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमारा एक बड़ा फोर्स जो है, जो हमारा लालू जी का बुनियाद है, जो उनके पास एक जो अपना ताकत है, जो पिछले 30-35 साल से जो एक ताकत दिख रहा है, जो एक कैडर है, वो कैडर में जोश नहीं आएगा, और जब जोश नहीं आएगा तो सरकार नहीं बनेगा। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का एक कैडर है, एक बड़ा वोट बैंक है, और उसमें अगर करंट नहीं आया, जोश नहीं आया, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम सरकार बनाते बनाते चूक जाएंगे। तो ऐसी जब हमें पता है कि ये संभावना हो सकता है, तो भला ऐसी गलती हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। जिस चीज से हमको फायदा होगा वही काम करना है सरकार में। मान लीजिए कि हमें किसी को पार्टी में लेकर उनको टिकट देने से हमें ये लगता है कि ये चुनाव जीतेगा नहीं, हारेगा, तो उनको क्यों टिकट देना है? अगर हमें लगता है कि पूर्व हमारे विधायक है और इसके काम अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर उसको टिकट देंगे। अगर जनता के बीच में उनके प्रति अगर नाराजगी है, अगर उनके अच्छे काम नहीं हुए हैं, तो उसके समीक्षा करेंगे, और फिर अगर लगता है कि नहीं, इसके नाम पे अगर चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो उनका टिकट हम लोग काटेंगे। मैं उसी तो तरीके से हाँ। कि डिप्टी सीएम के नाम पे ही चुनाव जीता जाएगा, तो भला इसको हम लोग पीछे बैक करके क्या फायदा होना? बनना तो है ही सरकार में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनना है, हाँ, बनना तो है, बनना लेकिन है एक ही। प्रैक्टिस रहता है कि हाँ, सीएम करते हैं, डिप्टी सीएम, एक और अंडरस्टैंडिंग जगह रहती का है जो भी नाम। हो, हाँ। लेकिन बिहार का ये स्थिति नहीं है। बिहार में एनडीए में भी वो होगा कि सीएम अगर नीतीश कुमार जी है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है बीजेपी का होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बिहार में भी क्लियर है कि सीएम अगर तेजस्वी जी होंगे तो डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा, अति पिछड़ा का बेटा होगा। अगर नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा, होगा तो दोनों होगा। अच्छा, मतलब अगर डिक्लेयर होगा तो दोनों होगा, हाँ, और और नहीं, नहीं होगा तो दोनों नहीं दोनों होगा। नहीं होगा, और जब हाँ। दोनों नहीं होगा तो सरकार तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बनेगा। अच्छा। क्योंकि जो वोट जो है, जो एग्रेसिव नहीं होगा, हाँ, तो कैसे होगा? करंट तो तो चाहिए। करंट चाहिए, तो जैसे शादी का डेट क्लियर होगा तब ना बाराती जाएगा भाई। हाँ, ये तो। अब डिक्लेयर ही नहीं है हमारा दुल्हा कौन है, तो बाराती क्या सोचेगा हाँ। कि भाई किन के हाथ में? तो ये चीटिंग करने का काम सिर्फ भाजपा करता है कि उत्तर प्रदेश में केशव जी के नाम पे चुनाव करा लिया और योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। अभी महाराष्ट्र में हमारा सीएम इनके नेतृत्व में शिंदे जी के नाम पे चुनाव हुआ, और जब बहुमत आया तो शिंदे जी को साइड करके और वहां पे अपना मुख्यमंत्री बना लिए। तो ये कलाकारी जो है भाजपा में हो सकता है, महागठबंधन में ये सब हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं। हम लोग को सत्ता जो है सुख के लिए नहीं है, सत्ता जो मिले है वो संघर्ष के लिए है। कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो खा नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो खाते हैं वो पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं। ठीक है। एक तो मुझे समझ में आ गया कि सीएम और डिप्टी सीएम एक रणनीति है गठबंधन की, और जातीय समीकरण तमाम, और वो करंट भी जाएगा, मैं इससे सहमत हूं। दूसरा पॉइंट, सीटों को लेकर के बड़ा मतलब कैलकुलेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब मुझे कोई कह रहा था कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछली बार 2020 में ठीक रहता, है ना, सबसे पुअरेस्ट स्ट्राइक रेट गठबंधन में कांग्रेस का रहा, 27-27-70 सीटें थी, 19 सीट जीत के आए, जबकि लेफ्ट में 29 सीट थी और 19 जीत करके आ गए। सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट तो 63% का था, 50% के ऊपर आरजेडी का था। अब इस बार का क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला क्या है कि अभी पिछले जो चुनाव था उसके अनुकूल अभी इस बार हम लोग दल भी बढ़ रहे हैं,
जैसे वीआईपी पार्टी पिछली बार नहीं थे, इस बार आए हैं। और भी कुछ दल जो है उनको भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, उनसे चर्चा उर्चा है। जैसे हेमंत सोरेन जी की पार्टी है, और भी एक दो दल है जिसपे पशुपतिनाथ पारस। वो सब इंटरनल चल रहा है। जब तक क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा ना clear। तो हम लोग चाहेंगे कि अगर अभी लेना ही है किसी को दल में, क्योंकि नए साथी को लेना, तो सबसे पहले बाहर से क्लियर हो जाए कहाँ लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे। और जब तक क्लियर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। और जो पुराने हैं तो ठीक है, पहले से ही एडजस्टमेंट है, तो नए सिरे से उस पर 1 to 1 हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में सीट में जो है बदलाव होगा। जो पिछली बार जो लोग सीट हारे हैं वो सीट जरूरी नहीं कि वही लड़ेंगे, दूसरे दल लड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी का था कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेना था, और ज़्यादा सीट लिए, और अंतिम आवर में सीट मिलने के कारण वो सही कैंडिडेट नहीं दे पाए। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार समय रहते हुए सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर रहे हैं। कांग्रेस भी ये बात मान रहे हैं कि हमको ज़्यादा सीट से मतलब नहीं है, हमको सीट जीतना है। उस अनुकूल वो ऐसा सीट चाहिए जहां हम जीत सकते हैं, जहां हमारा जनाधार है या जहां हमारे पास कैंडिडेट है। तो उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का भी यही सोच है कि जहाँ हम जीत सकते हैं वहीं पर सीट ले। अब ज़्यादा सीट का कोई ज़रूरी नहीं है, हम इतना ही सीट ले कि जो हमारा स्ट्राइक रेट जो है बेहतर हो। क्योंकि हमको विधायक बनाना ही ये मकसद नहीं है, हमें सरकार बनाना मकसद है। 4 विधायक बना लेंगे, 10 विधायक बना लेंगे, उससे नहीं होगा। जब तक हमारी बहुमत पार नहीं होगा तब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी। अब सरकार नहीं बनेगी तो हम जो गरीब पिछड़ा की हक अधिकार की लड़ाई लड़ते उसको अंजाम तक नहीं लेके जा मेरा सकते। एक सोर्स मुझे ये भी बता रहा था कि इस बार गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा ही एक नए फॉर्मूले पर अंदर चल रही है। अब आप रहते हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे कि मेरा सोर्स ठीक है या सोर्स को बदल दूं, टीम बदल दूं। वो ये कह रहा था कि इस बार वीआईपी को इतनी, कांग्रेस को इतनी, आरजेडी को इतनी, लेफ्ट को इतनी, वो वाला फॉर्मूला नहीं है। इस बार फॉर्मूला ये है कि आप किस किस सीट पे लड़ना चाहते हैं और आपके पास कैंडिडेट कौन है। और जो मेरे सोर्सेज मुझे बताते हैं यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक कि 4 एजेंसीज दिल्ली की हायर हुई हैं जो ग्राउंड वर्क कर रही हैं। जितने नाम जितने लोगों ने दिया है वो सब का सर्वे 4 एजेंसीज को जिम्मेवारी दी गई है कि आप ये लेकर के आइए। और शायद, है ना, आप जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि टीम में रिटेन करके रखूं, किसी को नौकरी से ना निकालूं। तो शायद ये भी कहा गया कि इस बार ये पार्टी इतनी लड़े, ये पार्टी इस झंझट पे ना रहे। विनिंग कैंडिडेट किसके पास है, कौन कौन कैंडिडेट है, और उस मुताबिक सीटों का बंटवारा हो। अब मेरा सवाल ये है कि जो मेरी टीम है, रिसर्च वाली, एसटीएफ वाली टीम है ना, जो सूत्र वाली टीम, उनको रखूं या टीम बदल दूं? नहीं, देखिए, वो मोटा मोटी बात बोले हैं, और वो टीम के पास बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। काम पे मत निकालिए, लेकिन रखिए। लेकिन जो भी दे रहे ठीक है, बिहार में जो चल रहा है उसको देखते हुए बोल रहे हैं। अंदर में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जैसे है कि पहले तो सब पार्टी अलग अलग है, और सब पार्टी चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ें। लेकिन 243 सीट है, तो 243 में एडजस्टमेंट होगा। और सब पार्टी ज़्यादा चाहने के बावजूद उस पार्टी को पता है कि मेरी ताकत क्या है। ज़्यादा सोच तो रखे, लेकिन उनकी ताकत क्या है उनको पता है खुद हाँ, को। ज्यादा चाहने में कोई बुराई भी बुराई नहीं नहीं है। है। हाँ। और उनके बाद भी उनको पता है कि इतना हमको मिल जाएंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे, हमें सही है। तो उतना सीट हमको मिलेगा, और लगता है कि हमारे गठबंधन में लड़ाई नहीं है। एनडीए में इसकी लड़ाई है कि आपस में 100-100 सीट पे डिमांड आ कर रहा रहे हूँ, हैं। मैं एनडीए पे आ हाँ, रहा हूँ। तो हाँ। लेकिन महागठबंधन में ये लड़ाई नहीं है। एक ही हमारे दल जो सबसे बड़े हैं, जो 100+ सीट लड़ना है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। उस 100+ लड़ना है, उनके 3 अंक में लड़ना है। 140 वाले इसके आसपास। जो भी डिसाइड होगा वो इंटरनल है, और ठीक है। तो 100+ लड़ना है, 3 अंक में उनको लड़ना है। बाकी जो भी दल है वो 2 अंक में लड़ना है। के आसपास कांग्रेस, वो जो भी है वो मतलब बात होगा। 50-55। हाँ, ये अभी कहीं पे नहीं है। हाँ। रहा कि कोई एजेंसी नहीं है, सभी पार्टी के पास अपना वर्कर है। एजेंसी तो है सर। नहीं, बताता हूँ, सब पार्टी अपने अपने टीम बनाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास अपना एक टीम है, एक कांग्रेस के पार्टी के पास टीम है, वीआईपी पार्टी के पास टीम है। तो सब पार्टी के पास टीम है, उसको एजेंसी नहीं कही है। नहीं नहीं, आपकी टीम तो अलग है, वो तो इंटरनल आपकी जो है वो टीम हम अलग लोग है। बाजारीकरण राजनीति को नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। बाजारीकरण नहीं है, वो तो रिसर्च है। हाँ, नहीं, ठीक है, मतलब लेकिन अगर आप हाँ, कहेंगे ये सब तो, भाजपा करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मतलब मर्यादा के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन
मैं एक आध दो एजेंसी का नाम बता सकता हूं कि मतलब दिल्ली के, लेकिन ठीक है वो अपना एक रणनीति का हिस्सा है, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हम तो वीआईपी लोग कितनी। इंटरनल हमारे ऑफिस में हम हायर किए हैं लोगों को। हम्म। हमारे कार्यकर्ता का काम एक अलग है और पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट बनाने के लिए एक टीम है, वो इंटरनल है और वो उसको हमने हायर किया और 365 दिन के लिए किया है। हाँ नहीं ठीक है, वो ठीक है, तो वो जरूरी टीम है। हमारे लिए अच्छे बुरे का रिसर्च कर रहे हैं और वो हमको रिपोर्ट देंगे। फिर हमारे कार्यकर्ता लेवल पे भी रिपोर्ट होगा, मेरे पर्सनल लेवल पे भी रिपोर्ट होगा। तो ये सारे रिपोर्ट के आधार पे हम कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। रहा कि कैंडिडेट का जो है, क्योंकि सब पार्टी अलग अलग है, तो राष्ट्रीय जनता दल किनको चुनाव लड़ाएंगे, किन कहाँ से लड़ाए, पहले तो क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ लड़ेंगे, पहले सीट और और। उसके बाद जो है किनको लड़ाएंगे ये राष्ट्रीय जनता दल को सोचना है। अब मुझे लगता है उनको बताने की जरूरी नहीं है। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को बताना नहीं है कि हम किसी के कहने से लड़ाएंगे। हाँ, हमारा कैडर है, हमको पता है, मेरे साथ पिछले 10 सालों से 11 साल से संघर्ष किया है। हम दूसरे के कहने पर थोड़े उनको टिकट देंगे। मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे अच्छा, वो हमारे पार्टी का लॉयल है तो हम टिकट देंगे। न तो अभी आजकल मार्केट में विधायक को 150 करोड़ का रेट चलता है। महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन लोटस हुआ वहाँ 150 करोड़ तक लेट गया। हमारे बिहार में ही 4 विधायक जो गया, हमको जानकारी जो मिला कि 50-50 करोड़ में बिका। तो 50 करोड़ का रेट तो बिहार में भी है। तो ये अच्छा काम है भाई, मतलब आप पार्टी फ्लोट कर लीजिए, टिकट मतलब तो पार्टी का एमएलए बनाइए, और है बिक ना, जाइए जैसे कहीं पे। प्रोडक्ट तो बनाते हैं, यहाँ पे एमएलए बनाइए और फिर उसको, है ना भाई। क्या एक फिल्म आई खरीदार थी, भी है। एक फिल्म आई थी ना, गाना था कि दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। तो एमएलए बिकता है, हमारे दुकान में इतने एमएलए हैं, बोलो बिकता है। जनरली देखिए, देश में ऐसा पहले नहीं था। अभी हाँ। भाजपा के पास बहुत पैसा आ गया है। अब भाजपा अकेला देश में सिंगल पार्टी है जो विधायक को खरीदता है। वो उनका ही स्कीम है, धंधा लो और चंदा दो। हाँ। तो वो स्कीम के तहत उनके पास बहुत पैसा है, यानी कि धंधा दो चंदा लो। तो उस स्कीम के साथ उनके पास पैसा है, और जब पैसा है तो विधायक खरीदने में आज तक, जो खास करके पिछले 12-15 सालों में देखिएगा, तो किसी पार्टी को गिराना, सरकार को गिराना या किसी दल को तोड़ना आप तो खुद ही सिर्फ, भक्त भोगी हैं। हाँ आप सिर्फ, तो खुद उनके मोहब्बत हाँ के सिर्फ मारे हुए भाजपा हैं। ही किए हैं। तो हाँ। इसलिए वो भाजपा कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये भी तो देखना ये है मैं कि मान के बिके चलो। नहीं, हाँ। ऐसे कैंडिडेट को देना है। हाँ मतलब नॉन बिकाऊ। हाँ हाँ। हाँ, ये हमारा नॉन हमेशा सोच हो। नॉन, ये हाँ एक और चैलेंज है कि हाँ नॉन बिकाऊ कैंडिडेट हाँ, चाहिए। ये भी एक तो चैलेंज है। मतलब मान के चलें कि आरजेडी 135, 40, 42 टाइप से, नहीं, अभी ये सब, कांग्रेस 50, 55 के आसपास, है ना, 29 से 35 के बीच में लेफ्ट, है ना, पशुपतिनाथ पारस भी आ रहे हैं अभी उधर कुछ से। भी मत मान के चलिए। जो आप मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा सब लोग इच्छा रखते हैं। अभी क्या फाइनल होगा वो गठबंधन के टेबल पे अभी होगा। तक तय नहीं है। वीआईपी की क्या इच्छा है? वीआईपी का जो, वीआईपी की इच्छा क्या है और यथार्थ क्या है? यथार्थ इन द सेंस, ये हो सकता है कि आप 70 पे मजबूत हों, लेकिन गठबंधन में सीटों का एक लिमिटेशन है, तो कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना देखिए पड़ता है। हमने मार्च महीने में 11 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आपने 60 सम्मेलन, कहा था, रिसर्च करके आया हूं, जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं पढ़ तो पढ़ राष्ट्रीय करके जाता कार्यकारिणी का हूं, नए सम्मेलन हुआ जमाने था। वाला जर्नलिस्ट नहीं हूं मैं हाँ, जी। जो तो हमारे 60 मांगा था कार्यकारिणी का आपने। सम्मेलन था उसमें हमने निर्णय लिया था कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और 60 सीट पर हम लोग लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कैंडिडेट है, कैडर है। लड़ने के लिए तो 243 लड़ सकते हैं, लेकिन 243 में हमें जीत हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर हम गठबंधन में है तो 60 सीट पर लड़ेंगे तो मजबूती से जीतेंगे। जो हमारे पास जनाधार है, वोट है, उस आधार पे है। तो ये हमारी इच्छा है। लेकिन गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे ये बात सोची जा चुका है। उसमें 2-4 सीट कम ज़्यादा जो भी होगा वो हम लोग बैठ के सलट लेंगे, इसमें कोई अच्छा लड़ाई नहीं ठीक है। है, मतलब 2, 4, 5 है ना, 10 भी मान लिया। 10 भी हो, ज़्यादा भी हो। हाँ हाँ, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, नहीं इतना उतना नीचे नहीं ऊपर जाइए, उतना नीचे नहीं। नहीं अच्छा जाइए। मतलब इतना ही पे रखूं, मीटर इतना ही पे आप स्विंग इतना पे रखिए, है। बाकी कि नीचे ऊपर करना है वो हमारे और तेजस्वी जी के ऊपर छोड़ दीजिए। ना ना ठीक है, अरे हाँ, सर हम लोग वोट दे करके आपको बनाएंगे, नहीं है, हम आप खाली वोट दीजिएगा, दिलवाइएगा, ताकि हमारी सरकार बने। जी हाँ। ऊपर नीचे। हाँ, ये मैं मानता हूँ। ठीक। हाँ। उन्होंने ले लिया। वहां गठबंधन हो गया और आप निकले, अब इस बार फिर एनडीए है सरकार में।
देखिए, एनडीए में मोटा मोटी नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ हो चुका है। भले नाम के लिए उनकी पार्टी है, लेकिन वहाँ पे जो लोग अभी पार्टी चला रहे हैं वो लोग सब इंटरनल बीजेपी हो चुका है। और स्वर्गीय पासवान जी के पास जो तेवर था, क्षमता था लड़ने का, वो सत्ता के लिए कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, वो लड़ाई लड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिराए हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए पहले होते थे, रहते थे, लेकिन वो ताकत चिराग जी में नहीं है। तो कमो बेसी जो है वहाँ अमित शाह जी जो फाइनल कर लेंगे वो चिराग जी को मानना है। बोलने के लिए ठीक है, बोलते रहे। चूंकि आप एनडीए में रहे तो हाँ, आपको ज्यादा हाँ, बेहतर अनुभव है बेटर। ना कि वहाँ क्या होता हाँ, है। वहाँ पे एक ही आदमी अमित शाह जी है जो देश के गृह मंत्री हैं। वो थोड़ा सा उम्र के अनुकूल या पुरानी पार्टी है, पिछड़ा के पार्टी है, नीतीश कुमार जी से लिहाज करेंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये कुछ ही दिन के लिए ये पार्टी है। नीतीश जी है तो नीतीश जी से लड़ना नहीं है, हैप्पी वाइंड अप करना है। क्योंकि इनका जो वोट है, लव कुश का जो वोट है, उनसे हमको दुश्मनी नहीं पालना है। जैसे जयललिता जी के जाने के बाद उनकी पार्टी को हड़प लेना, उसी तरीके से यहाँ पे भी उनका प्लान यही है कि जेडीयू जाने के बाद ये पूरा पार्टी हमारा ही हो जाएगा। और अभी भी जो वहाँ पे 4-5 लोग जो पार्टी को देख रहे हैं वो भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं या राज्य में उनके अगल लेफ्ट राइट में हैं। कौन कौन? नाम सब आप लोग को अरे पता है, मतलब ठीक है। नहीं आप नहीं, तो मुझे कुछ आप तो मतलब हाँ। देखिए, एक ललन सिंह जी हैं ललन सिंह, जो एडजस्टमेंट हो चुके हैं ये जो मोदी आप लोग कैबिनेट में। अच्छा ठीक ठीक है, है हाँ। फिर आ गए विजय चौधरी साहब, यहाँ है। उनको भी लास्ट पारी खेलना है। और वो नहीं अभी चाहते हैं कि बुढ़ारी में कोई गंजन हो, ईडी सीबीआई वगैरह सब का जांच फांच हो। 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनके कई रिश्तेदार नाते सब है जो मोदी जी अमित शाह जी का राडार पे है। तो वो भी नहीं चाहते कि हम कोई लेफ्ट राइट करे, और हमको भी अभी क्या करना है क्या है। 5 साल का राजनीति और बच्चा, तो अभी लेफ्ट राइट नहीं देखना तो चाह रहे। 2 नंबर एक जो भाजपा से ही संजय झा जी आए, अरुण जेटली जी का कभी खास हुआ करते थे, फिर वो बिहार आए, एमएलसी बने, फिर बीजेपी से काम कर रहे थे, फिर वह नीतीश जी के बॉल में चले गए, और फिर बीजेपी के इधर आ रहे थे, फिर वहीं रह गए। तो अभी वो एक है राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष है। तो ये लोग जो है ये अभी 3 लोग। पार्टी चला रहे हैं। ठीक है, और भी 2-4 लोग हैं। हम्म। तो फ्रंट में ये लोग हैं, और ये लोग इंटरनल बीजेपी हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे ये भी पार्टी में कैंडिडेट कौन होंगे, किस जाति के होंगे, वो सब डिसाइड जो है बीजेपी ही करने वाला है। तो ये चुनाव खाली चेहरा जो होगा वो नीतीश जी का होगा। बहुमत तो आना नहीं है नीतीश जी को। अब बहुमत किसी कारण आ भी गया तो सीएम तो बनेंगे ही, बनाएंगे ही नहीं। और ये असंभव है कि बिहार में बहुमत आएंगे, क्योंकि बिहार के जनता को जो कल तक लालू जी के साथ भरोसा से रहते थे, वो बीजेपी नीतीश जी का ऑप्शन आने के बाद किसी कारण नीतीश जी के साथ गए। और अभी राज्य का हर एक बच्चा बच्चा से पूछ लीजिएगा तो हर एक नागरिक बोल देंगे कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है। और जब स्वस्थ नहीं है तो वो सामाजिक न्याय वाला वोट जो है पुनः फिर हमारे महागठबंधन के साथ ही आएंगे। वो सबको पता है कि ये बैक डोर से बीजेपी के पास ही वोट चला जाएगा। तो कोई बिहार में अभी नीतीश जी के साथ नहीं है, अभी वो लालू जी के साथ खड़ा होंगे। तो सरकार हमारा ही बनना है। और वहाँ पे जो बोल रहे हैं, बोलने के लिए तो 2024 में भी बहुत कुछ बोले चिराग जी, नीतीश जी के लिए क्या क्या बोले। और अभी फिर देखिए कि नीतीश जी के लिए बहुत सारा तारीफ कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, चीजें नहीं है। सिर्फ अरे वहां तो पे आप उन पे क्यों ध्यान देते हो? वो जो भारती जी हैं उनके मतलब ये तो चिराग पासवान तो बाहर वाले दांत हैं हाथी के, अंदर वाले तो उनको देखिए ना, जो अरुण भारती बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो है मन की बात चिराग की। हाँ, तो चिराग जी ही बुलवा रहे हैं, सिर्फ हाँ। ये इसलिए कि 2-4 सीट जो है बोल के ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, सिर्फ सीट बढ़ाने के लिए सोच रखे हैं। बाकी वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां सटल है सब। ठीक है। आपके यहाँ ओबीसी साहब बार बार कह रहे हैं गठबंधन में ले लो, गठबंधन में ले लो। कई लोगों से, महागठबंधन वालों से जो है उनसे मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि ओबीसी साहब आ गए, 2 4 5 जीत गए, फिर बीजेपी में चले गए। तो ये एक आशंका गठबंधन वालों के दिमाग में, मन में, फिर ये भी डर है कि वो कहीं पिछली बार वो भी एक फैक्टर रहे कि महागठबंधन की सरकार नहीं आई। तो ओवैसी जी को लेकर के क्या नहीं, है? देखिए क्या है कि बिहार में एक लालू जी का एक परंपरा वोट जो है उनके साथ इंटैक्ट है। और हमेशा आप देखते आइए, हर बार चुनाव में देखिएगा तो वोट परसेंटेज या पैटर्न देखिएगा तो मजबूती से हमारे राज्य में जितने भी जो भी लोग समुदाय के लोग हैं, तो एक पैटर्न दिखेगा कि वोट लालू जी के साथ है। अब ओबीसी जी ये जो है वो बिहार में अपने पार्टी को खड़ा किए हैं, और बिहार में आप देखिएगा तो कोई भी जिला में सक्सेस नहीं हुए। 2020 में सीमांचल में
किशनगंज में वो सक्सेस हुए, वो भी आरजेडी के ही लोग थे। जिनको टिकट नहीं मिला तो बागी होके ओबीसी साहब के पार्टी से चुनाव लड़ गए और वहां पे ऐसे हुए कि चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद बिहार में उनको भी एहसास हुआ कि वोट का डिवीजन हुआ है और इससे कुछ होना नहीं है। तो वो पांचों को पांच विधायक जो है, चार उसमें से चार विधायक पुनः फिर घर वापसी कर लिए, आरजेडी में आ गए। तो अभी मोटा मोटी उन्हीं को चुनाव लड़ना है। तो बिहार में अभी उनको मालूम है कि हमको कहीं पे नहीं जीत सकते क्योंकि उनके पास वो कैंडिडेट भी नहीं है जिसके दम पे पिछली बार जीते थे। तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ मीडिया के जरिए हम जो सुन रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आना चाह रहे हैं, तो आना चाह रहे हैं। तो पर्सनल उनके कोई यहाँ पे जमीन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। हाँ, एक कास्ट बेस पे वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, तो वो कास्ट में उनको नेता नहीं मानते। अगर नेता माने तो फिर हम गठबंधन में ले लें। अगर किशनगंज के बाद आ जाइए आप बक्सर में, अगर आपके पार्टी को अगर कुछ वोट आया हो, ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक वहां पे नहीं है, अल्पसंख्यक तो पूरे भारत में है। तो आपके हैदराबाद के अलावा भारत में कहीं पे भी आपके पास वोट नहीं है। हाँ, जहां पे भी है वो व्यक्ति विशेष है। किसी व्यक्ति के पास अगर ताकत है, वो ताकतवर व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा दिए तो वो लाते हैं वोट, और लाए तो वो आपका वोट नहीं कहलाएगा। अगर सिमिलर अगर पूरे राज्य में अगर आपको वोट आ जाए तो मैं मानता हूं कि आपके पास वोट है। अब 500 वोट कहीं आ जाना, कहीं 1000 आना, तो उससे ज्यादा तो नोटा को आ जाता है। तो उससे हम आपको लीडर नहीं मान सकते हैं और ना ही मैं आपको लीडरशिप दे सकता हूं। तो पहले आपके लोग आपके साथ खड़ा नहीं है, आपके लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। ठीक है, तो आप वही काम करते जो बीजेपी को फायदा हो, जो बीजेपी का पिच लाइन है हिंदू मुसलमान करना, और जिससे बीजेपी को फायदा हो रहा है 2014 से अभी तक, वही राजनीति आप भी अपनाए हैं। जो एक तरफ वो बोलते थे, एक तरफ आप बोलते, जिसके कारण है समाज में एक डिवीजन खड़ा होता है और इसका फायदा बीजेपी को तो मिल जाता मतलब है। महागठबंधन में ओबीसी के लिए जगह नहीं है, जो नहीं मैं ये आपसे समझ रहा हूँ। नहीं, ये देखिए मोटा मोटी मैंने अपना हाँ, एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत बताया। भाई, आप हाँ, गठबंधन ये के डिसीजन, अहम हिस्सा हाँ हैं। ये आप ये गठबंधन में जब मीटिंग हाँ होगी तो उसमें हाँ, आप भी होंगे ये ना। डिसीजन लेने का अधिकार क्षेत्र जो है, जो नेता प्रतिपक्ष है, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष है तेजस्वी जी, ठीक है। उन्हीं को लेना है। मोटा मोटी हम लोग जो समझ रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, आप गठबंधन के अहम हिस्सा है ना, तो आपकी व्यक्तिगत राय की भी तो उतनी अहमियत है ना। वो गठबंधन तो कई लोगों का सामूहिक फैसला होगा। तो इसमें रहा कि ओबीसी साहब को अगर कहीं लड़ना तो एक सीट हम दे देंगे। अगर आपके पास मजबूत कोई कैंडिडेट है तो आप हमको बताइए, हमारे अपने कोटा में से आपको एक कैंडिडेट के लिए टिकट दे देते हैं, आप लड़ाइए। तो मेरा व्यक्तिगत है, हम किसी को सम्मान करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास वोट नहीं है उनको हम कहां से गठबंधन में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एक सज्जन है प्रशांत किशोर, है ना, हम समय की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर हैं। अब प्रशांत किशोर के बारे में कई थ्योरीज आने लगी। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रशांत किशोर की बात जरूर इसलिए इस संदर्भ में भी करता हूं कि जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, बाई प्रोडक्ट के तौर पे आम आदमी पार्टी आ गई। ठीक है, वो आंदोलन से आई, ये अपना घूम करके पार्टी बनाए। लेकिन एक कॉमन फैक्टर क्या है कि दिल्ली में भी जब मैं अपने बीजेपी और कांग्रेस के सीनियर मिनिस्टर या सीनियर जो मित्र हैं उनसे मिलता, तो कहते थे यार शशि रंजन कहाँ फंसे हुए हो, यहाँ या तो बीजेपी की आनी या कांग्रेस की आनी है, कहाँ है, मतलब इतना हल्के में। वही टेम्परामेंट बिहार में भी प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी को लेकर के है। क्या दिल्ली और बिहार में वो सिमिलैरिटी है थॉट में, या आपको लगता है नहीं बिहार इज डिफरेंट? 100% जमीन आसमान का फर्क है दिल्ली और बिहार। और पिछले 30-40 साल का राजनीति अगर देखिएगा, बिहार का वोट परसेंटेज देखिएगा, पैटर्न देखिएगा, तो आपको दिख जाएगा। या दिल्ली में भी वही था, जो वो पैटर्न था नहीं, वहां पे वो एक वही बड़ा था। फोर्स खड़ा हो गया। अन्ना आंदोलन से एक बड़ा फोर्स खड़ा हो गया, और वो एक छोटी आबादी शहर का है, और वहां पे लोगों में लगा कि हमको बदलाव प्रशांत लाना है। किशोर जिस तरीके से टकरा रहे हैं, दिलीप जायसवाल से टकरा रहे हैं, अशोक चौधरी से, है ना, मंगल पांडे, एकदम हेड ऑन कॉलिजन वाली है। ये देखिए बिहार में वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, बिहार के सभी नागरिक जनता जान रहे हैं, बोलने में बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, बिहार के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के युवा के बारे में बोल रहे हैं, बिहार के किसान के बारे में बोल रहे हैं, बिहार में के प्रवासी जो दूसरे राज्य में बैठे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। तो बोलने के लिए तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और नेता अक्सर अच्छे अच्छे बात तो हमेशा बोले हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। तो बोलने में तो अच्छा बात कर रहे हैं। और चुनाव आए प्रशांत किशोर जी का अगर आप देखिएगा हिस्ट्री, तो आप देखिएगा तो उनका हिस्ट्री यही रहा कि अच्छे स्लोगन बनाना, अच्छे तरीके से पार्टी को मैनेज कर देना, पार्टी को बाजारीकरण बना देना,
चुनाव में जो पैसे का उपयोग ज़्यादा करा देना, इस करा के उन्होंने 2014 से अपने करियर को स्टार्ट किया और उनको लगता कि हमने जब दूसरे के लिए किया तो वो प्रयोग हम यहाँ खुद कर लेंगे। लेकिन उसमें गलती कहाँ है कि दूसरे के लिए जब किया तो उनके पास एक अगर अपना जनाधार वोट था और उनके साथ आप जब खड़ा हो जाते हैं तो एक बेटर कॉम्बिनेशन बन के वो उसमें जीत में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रशांत किशोर हमेशा चालाकी से किए कि जो जीतने वाला पक्ष होता है उनको आसानी से चुन लेते हैं। ठीक है, और ये सब कोई करते हैं। ठीक मान है। लीजिए जिसको सैलरी ज्यादा मिल रहा है तो वहां पे काम करेंगे, कम पैसे वाले के पास क्यों करेंगे। तो उसी तरीके से इन्होंने जो भी चयन किया तो इसी तरीके से चयन किया। तो बिहार में टोटली डिफरेंट है। हाँ, इनको 10 साल 15 साल लगेगा। जो अभी मूवमेंट लेके चल रही है, ये मूवमेंट अगर 10-15 साल चला तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में एकदम ही नहीं। पिछले 4 चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, आप 4 जगह आप कॉम्प्रोमाइज नहीं चुनाव फाइट नहीं दे पाए, 4,000-5,000 वोट आया तो आप कहाँ से आप 5% वोट आया, कहाँ 42-43% आ जाएंगे। बीजेपी को साइड लाइन कर दीजिएगा, महागठबंधन को साइड लाइन करके आगे चले जाएगा। हाँ, इनमें जो है कुछ सीट जो है हराने और जिताने का मार्केट फैक्टर बन चुके हैं बिहार में। इस चीज से मैं इनकार नहीं करूंगा। वो कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि महागठबंधन का, एनडीए का कैंडिडेट कौन होगा। उसके बाद प्रशांत किशोर क्या कैंडिडेट। भाई आप जिनको टिकट दिए, आपके यहाँ लंबी लिस्ट है, तो टिकट तो एक को देंगे, बाकी 2 नंबर से 10 नंबर वाला भी तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगा। हाँ, वो लड़ेंगे तो वही वहां पे होगा कि उस व्यक्ति में दम होगा। प्रशांत किशोर जी के पास दम नहीं होगा, उस व्यक्ति में दम होगा। उस व्यक्ति 10,000 वोट लाता है, 15,000 वोट लाता है, या 20,000 लाता है, या 50,000 लाता है, या जीत जाता है, तो उस व्यक्ति में दम होगा। प्रशांत किशोर के विचार में अब वो दम नहीं है कि वो चुनाव जिता सकता है। 5,000 4,000 वोट है तो इतना वोट तो नोटा को भी गिर जाता है। अभी 4 जगह उपचुनाव आया तो आप 4 जगह का रिपोर्ट ले लीजिए कि किस जगह किस वजह से वोट आया है। अगर यहाँ पे किसी अल्पसंख्यक को अगर टिकट दिया था यहाँ पे सुरेंद्र सिंह यादव जी के सामने, अच्छा, हाँ ठीक है, बेला में। बेला में, तो वो पहले भी इससे पहले लड़ चुका, वो 18,000 वोट तो स्वयं लाया है। आप उसी को चयन किए तो इसलिए वो 18 की जगह 22 वोट आ गया है। ठीक है, जो आपने मांझी जी के सामने में जो कैंडिडेट दिया वो पासवान समुदाय से था, वो पहले से संघर्ष करने वाले लोग था, वहां पे उन्होंने वोट प्राप्त कर लिया। आप दूसरी जगह देखिएगा तो बक्सर में 5,000 वोट आया, आराम देखिएगा तो 4-5,000 वोट आया। तो यहाँ पे आपने बड़े लोगों को नहीं दिया तो वहां पे इस तरीके प्रशांत से किशोर का फायदा और नुकसान किसको होगा, क्योंकि 2 कॉम्बिनेशन है ना, एक एनडीए है, एक महागठबंधन है। नहीं, ये फायदा नुकसान अभी नहीं देख रहे हैं। वो तो निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि कुछ जगह जो है वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हार होगा, किसी का जीत होगा। तो अभी पहले उन किस कैंडिडेट को दे लड़ाते हैं उसके ऊपर हम आकलन कर सकते हैं कि किनका वोट कटा, किसका नहीं कटा। एज अ पार्टी नहीं। हाँ, एज अ पार्टी नहीं, पार्टी जन नहीं। स्वराज या प्रशांत किशोर नहीं। जन स्वराज जो है एज ए कैंडिडेट कौन होगा उसके ऊपर डिपेंड कि करेगा। हम चुनाव वहां हारेंगे या जीतेंगे। कुछ जगह हो सकता है हम भी हार सकते हैं, कुछ जगह होगा कि एनडीए भी हार सकते हैं। वो तो कैंडिडेट हाँ, पे डिपेंड करेगा। महागठबंधन हारेंगे तो एनडीए का फायदा होगा, एनडीए हारेंगे तो महागठबंधन का फायदा होगा। वो कैंडिडेट के ऊपर होगा, ना ही कि प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर और जन स्वराज का आपको लगता नहीं है कि अभी कोई आधार है? देखिए, पार्टी जो है ना, सैलरी बेस एम्प्लॉय पे पार्टी नहीं चल सकता है। मैं भी स्टार्टिंग में बॉम्बे से जब मैं आया तो यहाँ पे मैं उस लेवल का मैंने किया, पूरा तामझाम पूरा मैंने किया, लेकिन वो पैसे से बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। फिर 10 से 6 वाली नौकरी होगी। हाँ, आपके पास अपना एक जनाधार हो और एक जो आपकी व्यवस्था देखने के लिए कुछ एम्प्लॉय है या कोई आपके सहयोगी बनना चाहते हैं तो वो आपके काम को आसान जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं कर सकते। मतलब वो क्लर्कियल काम कर सकते हाँ, हैं। कुछ पेपर वर्क कर सकते हैं, कहीं जाना है कुछ कर सकते हैं, कुछ सर्वे करना है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टी नेता और कार्यकर्ता का जो कनेक्टिंग है वो बाहर के आदमी नहीं कर सकते। अगर उनको 1 महीना टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगा तो छोड़ के चले जाएंगे। अभी प्रशांत किशोर किसी को XY अमाउंट एक दे रहे हैं और उसको 20% इंक्रीज करके कोई आदमी ऑफर कर दे तो वहां से छोड़ के उनके पास चले जाएंगे काम करने के लिए। तो उसके दम पर आप चुनाव नहीं हो सकता है। आज काम कर रहा है बिहार में और चुनाव से ठीक पहले अगर वो जो लड़का काम कर रहा है उसको 30% का इंक्रीज कर दे, कोई कैमूर में महाराष्ट्र में बुला लेंगे या कर्नाटक में बुला लेंगे तो वहां चले जाएंगे वो काम करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करूं कि डिप्टी सीएम, एकदम बिल्कुल ही पूरा बिहार उम्मीद कर रहे हैं। और कैंडिडेट आप लोग भी अभी तो उम्मीद फिलहाल कैंडिडेट ही बोलते हैं नवंबर के पहले तक। हाँ। तो डिप्टी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट से बात हो रही है। 100% जी सही। हाँ?
और उम्मीद कीजिए और हमारी सरकार बने, और आप शुभकामना भी हमको दीजिए कि हमारी सरकार बने और उसमें हम बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुकेश सहनी जी हैं, दबंग आदमी हैं। अब ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का नाव भी बेड़ा पार नदी पार हमारे ही लोगों ने कराया था। अब एनडीए को पिछले बार कराया, मोहब्बत में थे और मोहब्बत में रुसवाई ऐसी हुई कि अकेले रह गए और इनके चारों के चारों को लेकर एनडीए वाले बीजेपी वाले चले गए। अब इस बार गठबंधन के साथ है, तो दिल के भी मारे हैं, मोहब्बत के भी मारे हैं और डिप्टी सीएम बनने की इच्छा भी है। वैसे कहते हैं हमेशा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आखिरी गेंद पे भी कई बार फैसला होता है। बाद बाकी जो नवंबर में होगा हम भी देखेंगे, मुकेश सहनी जी भी देखेंगे, पूरा बिहार देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान जिनसे हम पूछेंगे तीखे सवाल। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।